हाय एवरीवन। तो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हमारी फर्स्ट अप्रोच नेट इनकम अप्रोच को कवर कर लिया था। और आज हम अपनी सेकंड अप्रोच स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड अप्रोच। तो हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच नेट इनकम अप्रोच से टोटली अपोजिट है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये अप्रोच जो है वो भी डेविड डोरैंड ने दी है, और ये अप्रोच कहती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं करता है। नेट इनकम अप्रोच क्या कहती थी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करता है, पर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारे वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट नहीं करता है, और इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी रिमेन सेम रहेगी। मतलब वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों ही सेम रहेंगे, चाहे हम हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे मर्जी चेंज करें, चाहे हम डेट को ज़्यादा रखें या इक्विटी को ज़्यादा रखें। मतलब कोई भी रेशो अगर हम चूज़ करें, चाहे हम 50-50 की रेशो रख लें, 20-80 की रेशो रख लें या 80-20 की रेशो रख लें, ये क्या करेगा, हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पर कोई असर नहीं डालेगा। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एकदम सेम रहेगी। तो इसकी हम एजम्पशंस देखते हैं। इसकी फर्स्ट एजम्पशन है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो मार्केट उसको कैपिटलाइज करेगा। अब इसमें जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो वैल्यू ऑफ फर्म को कैपिटलाइज नहीं करेगा। मार्केट सिचुएशंस, मार्केट कंडीशंस इसको क्या करेंगी, कैपिटलाइज करेंगी। और सेकेंड एजम्पशन है कि इसमें जो बिजनेस रिस्क है वो कांस्टेंट रहेगा। हमने इनकम अप्रोच में पढ़ा था कि जो भी हमारा रिस्क है, इन्वेस्टर का रिस्क है, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। जो भी हमारा बिजनेस रिस्क है वो इसमें प्रिवेल करेगा और कोई भी टैक्सेस इसमें भी नहीं होंगे। तो बेसिकली ये अप्रोच क्या कह रही है कि जो भी हमारा फाइनेंसिंग मिक्स है वो इररेलेवेंट है, कि चाहे हम जो मर्जी फाइनेंसिंग मिक्स यूज़ करें, ज़्यादा डेट यूज़ करें, कम डेट यूज़ करें, तो वो क्या है, इररेलेवेंट रहेगा। उसका हमारी वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको अब हम ग्राफिकली देखते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे डिग्री ऑफ लीवरेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो इसमें जो हमारा के डी है वो भी कॉन्स्टेंट रह रहा है, और हमारा के ओ जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कांस्टेंट है, पर इसमें के ई जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज हो रहा है। अब वो कैसे इंक्रीज होगा, उसका रीज़न क्या है। अब हम क्या करेंगे, जब फर्म में डेट को यूज़ करेंगे, डेट को जो यूज़ है वो इंक्रीज करेंगे, उससे क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क ऑफ शेयर होल्डर्स, ये जो टर्म है ये इफेक्ट करेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। तो फाइनेंशियल रिस्क ऑफ शेयर होल्डर्स होता क्या है, अब जब कंपनी ज़्यादा डेट यूज़ करती है तो उससे क्या होता है, शेयर होल्डर सोचते हैं कि अब कंपनी जो है वो डेट पे डेट यूज़ कर रही है, तो उस पर वो क्या करेगी, इंटरेस्ट भी पे करेगी। तो शेयर होल्डर्स को लगता है कि जो सारा पैसा है, सारी अर्निंग्स है, वो तो इंटरेस्ट पे करने में ही चली जाएंगी, तो उनके पास क्या बचेगा, उनकी अर्निंग्स क्या बचेंगी। तो जो ये रिस्क अराइज होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ने का रीज़न क्या है, शेयर होल्डर्स का फाइनेंशियल रिस्क, उस वजह से क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा है जो के ओ है हमारा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रह रही है। हमने पीछे थ्योरी में भी पढ़ा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो सेम रहेगी। तो वो कैसे रहेगी, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि डेट क्या है, अब डेट एक चीपर सोर्स है। अब डेट एक चीप सोर्स है तो ये क्या दे रहा है, कंपनी को फ़ायदा दे रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज हो रही है। अब ये जो फ़ायदा दे रहा है और यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है, उससे क्या हो जाएगा, उससे जो ये बढ़ी हुई कॉस्ट है वो ऑफ सेट हो जाएगी। मतलब जो डेट का लो कॉस्ट एडवांटेज है वो इक्विटी की इंक्रीज्ड कॉस्ट को क्या कर देगा, ऑफ सेट कर देगा, उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब हम इसको प्रैक्टिकली भी सॉल्व करके देखेंगे कि जो ये अप्रोच ने क्लेम किया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, उसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करके भी देखेंगे। उससे पहले हम इसके फॉर्मूलाज को देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैसे फाइंड आउट होगी और हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कैसे फाइंड आउट होगी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय KO। EBIT हमारा क्या होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और KO हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। उसके बाद हमने हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, EBT डिवाइडेड बाय S। EBT हम फाइंड आउट कर लेंगे क्वेश्चन में से, EBIT में से इंटरेस्ट को माइनस करके। S को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू V माइनस D, जहाँ पर V की वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, और D स्टैंड्स फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करके देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, एक कंपनी है, अ कंपनी एक्सपेक्ट्स अ नेट ऑपरेटिंग इनकम, जो कि हमारा EBIT है, ऑफ 1 लाख रुपीज़, और कंपनी के पास 5 लाख डिबेंचर्स हैं 6% पे, और उसका ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KO कितना है, 10% है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना है। और इस एग्जाम्पल में एक सेकेंड पार्ट भी है, जहाँ पर बोला गया है कि अगर हम डिबेंचर्स को इंक्रीज करके 7,50,000 कर देंगे, 5 लाख से 7,50,000 करेंगे, तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, जहाँ पर डिबेंचर्स हमारे 5 लाख रुपीज़ हैं। तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, EBIT डिवाइडेड बाय KO। EBIT हमें क्वेश्चन में गिवन है और KO कैपिटलाइजेशन रेट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो उसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट कर लेंगे, और हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमें S निकालना पड़ेगा पहले, जो हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है उसको निकालना पड़ेगा। तो S का फॉर्मूला क्या है, V माइनस D। V हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, और D जो हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, विच इज़ 5 लाख रुपीज़। तो V माइनस D करके हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी 5 लाख रुपीज़। अब हमारे पास S पिन आ गया है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो हमारे पास अर्निंग्स आ जाएंगी, अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर, उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे S के साथ। तो फॉर्मूले में वैल्यूज़ को फिल करके हमारा आंसर आ जाएगा 14%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी हमारी 14%। तो हमारा पार्ट A जो हमने वो कैलकुलेट कर लिया है। अब हम अपना पार्ट B कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारे डिबेंचर्स इंक्रीज होके 7,50,000 हो गए हैं। तो हम सेम यही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे सबसे पहले EBIT अपॉन KO करके, जिससे हमारा वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। और उसके बाद क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए S को फाइंड आउट करेंगे। तो V में से D को माइनस करके हमारा S आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़। 10 लाख हमारा वैल्यू ऑफ फर्म था, और D जो था हमारा हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है 7,50,000 रुपीज़। इन दोनों को माइनस करके S की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2,50,000 रुपीज़। अब इस S की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट कर लेंगे। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस किया 7,50,000 के ऊपर, 7,50,000 के ऊपर हमारा जो 6% इंटरेस्ट बनता है 45,000, उसको लेस करके S में से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा 22%। अब हमने हमारे दोनों पार्ट्स को, पार्ट A और पार्ट B दोनों को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम कंपेयर करके इनको देखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने से हमारे वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या फ़र्क आया है। तो हम इसको देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस आया है। तो जब हमारे डिबेंचर्स 5 लाख रुपीज़ थे, तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म क्या था, 10 लाख रुपीज़ आ रहा था। और जब हमारे डिबेंचर्स 7,50,000 हो गए, तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या आ रहा था,
10 लाख रुपीज़ आ रहा था, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं आया और ना ही ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब KO जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो भी सेम ही रहा। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने से वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। और उससे क्या हो जाता है, हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा था कि KO कांस्टेंट रह रहा है, KD कांस्टेंट रह रहा है, पर हमारा जो KE है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो बढ़ रहा है। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ है, जैसे हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज किया तो पहले हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था, 14% था, और बाद में हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया, 22% हो गया। तो प्रैक्टिकली भी हमने सॉल्व करके देख लिया, जो इस अप्रोच ने क्लेम किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से वैल्यू ऑफ फर्म और KO में कोई फर्क नहीं आता है, बल्कि क्या होता है, ओनली कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आज हम इसी अप्रोच को करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी नेक्स्ट अप्रोच करेंगे, जो है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आज के लिए इतना। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।